नमस्कार। आज अर्थशास्त्र शिक्षण के साथ मैं लता आर्या, प्रवक्ता, डाइट, चंपावत, उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 के विषय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक में पाठ संख्या 3 आंकड़ों का संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे। पाठ 3 के अंतर्गत जो हमारे आज के मुख्य चर्चा के बिंदु रहेंगे वह कुछ इस तरह है। अपरिष्कृत आंकड़े, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण, चर, संतत तथा विविक्त, बारंबारता वितरण तथा बारंबारता सारणी। इससे पूर्व के पाठ में हमने आंकड़ों के संग्रह पर चर्चा की थी और आपने जाना था कि आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है। आज हम जानेंगे कि एक शोधकर्ता द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़ों को अपरिष्कृत आंकड़े यानी कि रॉ डेटा कहा जाता है। यह आंकड़े ना तो व्यवस्थित होते हैं और ना ही वर्गीकृत होते हैं। इसको और अधिक समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। अपने आसपास की दुकानों में या आपने किसी कबाड़ खाने में जो कबाड़ी वाले होते हैं उनके यहाँ आपने देखा होगा कि किस तरह से सारा सामान अव्यवस्थित रूप से पड़ा होता है। वहां पर किसी भी सामान को व्यवस्थित रूप से ना रखते हुए जो जहां रखा है वो वहीं पड़ा रहता है, जैसे सामान आता है उसको वैसे ही रख दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। इसके कारण बात करें समय, तो उस व्यक्ति का समय बहुत ही बर्बाद होता है क्योंकि उसे कोई भी सामान सही समय पर सही स्थान पर नहीं मिल पाता। उसकी पूंजी की भी हानि होती है क्योंकि उस समय यदि कोई व्यक्ति उसके पास आता है, किसी चीज को मांगता है, तो वो उसे उस समय प्राप्त नहीं होती है, जिस कारण उसका समय के साथ साथ उसको पूंजी की भी हानि होती है। श्रम, चूंकि जो सामान है वो अव्यवस्थित यहां वहां जहां तहां पड़ा हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति इतना परेशान होता है कि उसे कोई भी सामान किसी भी समय, जिसे बोलते हैं समय पर ना मिलने के कारण, उसे किसी सामान को खोजने के लिए बहुत श्रम लगता है। वो बहुत थकता है, परेशान होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हर जगह उसे हानि ही हानि प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ उसके जो अंदर संगठन की किसी भी चीज को संगठित रखने की, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो सामान को रखने की हो, कहीं पर भी उसका संगठन का जो स्किल है वो उसका डेवलप नहीं हो पाता है। और यही सर्वेक्षणकर्ता के साथ भी होता है। जब वह रॉ डेटा कलेक्ट करता है तो उसके आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार फैले हुए और बिखरे हुए होते हैं। तो उस वक्त जरूरत यह पड़ती है कि वह सांख्यिकी के कुछ विधियों को प्रयोग करते हुए अपने सभी आंकड़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना शुरू करें। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कागज के सामान को यानी अखबार, अन्य जो रद्दियों को एक तरफ, कांच की बोतलों को एक तरफ, प्लास्टिक के सामान को, कपड़े को एक तरफ, टीन के सामान को एक तरफ, प्लास्टिक या जो टायर वगैरह होते हैं उनको एक तरफ। इस तरह से प्रत्येक सामान को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करके वर्गीकृत करके रखा गया है और यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित और ढांचागत हमें नजर आता है। बात करें उन्हीं 5 बिंदुओं पर जो हमने पूर्व में बात करी, अव्यवस्थित आंकड़ों के साथ समय। यहां पर समय बहुत बचेगा क्योंकि पूर्व में ही आपके द्वारा जो है सारे आंकड़ों को और सामान को व्यवस्थित रूप से रखा गया है। यहां पूंजी की कोई हानि नहीं होगी। यहाँ पे श्रम का भी कोई अधिक हानि नहीं होगी। व्यक्ति को कम श्रम में ही अधिक लाभ उसे मिलने लग जाएगा। यहाँ उसके अंदर संगठन का जो स्किल है वो डेवलप होगा। वह जानता है कि किस प्रकार वह अपने काम को, अपने आंकड़ों को, अपने सामान को व्यवस्थित और संगठित रूप से रख सकता है। अपरिष्कृत आंकड़ों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम आपकी पाठ्यपुस्तक का सारणी 3.1 का गहन अध्ययन करते हैं।
इस पूरी सारणी को ध्यान से देखिए। यह किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित विषय में प्राप्त उनके अंक हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सभी अंक 100 छात्रों के हैं। क्या आप इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? तो आपको लगेगा हाँ कर सकते हैं, परंतु अभी तो यह 100 छात्रों के हैं। यदि आपसे कहा जाए कि यह 1000 छात्रों के हैं, तब क्या आप इन्हें व्यवस्थित कर पाएंगे? नहीं, तब यह कार्य आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्या आप गणित के इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक कितने हैं ये बता सकते हैं? 100 छात्रों में शायद यह आपके लिए संभव हो सकता है कि आप इस छोटे से आंकड़ों को देखते हुए बता सके। पुनः यदि मैं कहूं कि यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं के अंक हैं, तब क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं। यानी कि यदि ये 1000 छात्रों के अंक होते तो क्या हम गणित विषय में बच्चों की अधिगम स्तर ये बता सकते हैं? नहीं, यह हमारे लिए कठिन होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सारणी में दिए गए आंकड़े अपरिष्कृत या अव्यवस्थित हैं। यह अवर्गीकृत तथा बहुत बड़े आंकड़े हैं। आगे जानते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित कर विभिन्न आधारों पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। आंकड़ों का वर्गीकरण करने का क्या आधार हो सकता है? सांख्यिकी में हमारे पास इसके 3 आधार हैं। एक है पहला कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक यानी कि समय, आंकड़ों को समय के संदर्भ में या उसके आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि वर्ष के आधार पर, त्रैमासिक के आधार पर, साप्ताहिक या मासिक आदि। इन आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे वर्गीकरण की ओर, जो है स्थानिक वर्गीकरण। यानी कि यहाँ आंकड़ों को स्थान या उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि देश, शहर, कोई राज्य, कोई जिला, कोई कस्बा आदि। यह आंकड़े कहाँ से लिए गए, इस आधार पर उन्हें हम स्थानिक आधार पर भी उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार एक तीसरा आधार है, वह है गुण के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर, वे आंकड़े जिनके एक समान उनके समान गुण हो, उनके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि लिंग, धर्म, जाति, ऊंचाई, लंबाई, भार आदि। इसके आधार पर जब हम वस्तुओं का या आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो वह कहलाता है गुण के आधार पर। इन तीनों वर्गीकरण को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने पहले वर्गीकरण को जाना, वह था हमारा कालक्रमानुसार वर्गीकरण। तो यहाँ आप देख रहे होंगे वर्ष, यानी कि यहाँ पर यह एक काल, एक समय के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो भारत की जनसंख्या जो कि करोड़ में है, 1951 में यह 35.7 थी, 1961 में यह 43.8। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ये एक कालक्रम है, यानी कि कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ष में जो जनसंख्या रही होगी उसके आधार पर आगे के चर को रखा गया है। तो यह है आपका कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण जो हमने समझा था, जाना था, वह है स्थानिक, यानी कि स्थान के आधार पर। तो यहाँ जो उदाहरण दूसरा है उससे आप जानेंगे विभिन्न देशों में गेहूं की उपज 2013 में। तो यहाँ देखेंगे देश, तो यहाँ पे देश लिए गए हैं जैसे कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान। ये अलग अलग देश हैं और उस देश में कितना गेहूं की उपज हो रही है उसको लेकर यह सारणी बनाई गई है। तो यह है स्थानिक वर्गीकरण, जिसे कि स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे आधार की ओर, जो है हमारा गुण के आधार पर वर्गीकरण। गुण यानी कि ऐसे चर या ऐसे हमारे आंकड़े जो किसी न किसी गुण के आधार पर एक समान हो, तब उन्हें हम गुण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या को 2 भागों में बांटा गया है, पुरुष तथा स्त्री। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या को हमने
किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया है? वो है हमारा लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर हमने पुरुष और स्त्री किया, और फिर पुरुष को उसके अगले गुण के आधार पर यानी कि विवाहित और अविवाहित के रूप में उसे वर्गीकृत किया है। तो इसी प्रकार जब गुण के आधार पर जनसंख्या को या हमारे सांख्यिकी आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाएगा तो वह इस प्रकार से होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चर यानी कि सतत और विविक्त। चर जैसे कि हमें मालूम पड़ रहा है उसके नाम से वेरिएबल, आंकड़ों को व्यवस्थित कर सारणी में मूल प्रेक्षण किया जाता है। चर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सतत, संतत बोले या सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस। दूसरा है हमारा विविक्त यानी कि डिस्क्रीट। आइए इन दोनों के बीच अंतर को समझते हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या है। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार बढ़ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। ये 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्यात्मक मान आगे की ओर हो सकता है। वही विविक्त क्या होता है? इसका एक निश्चित मान होता है, ये एक निश्चित है। दूसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं। सतत में इसके मान अनंत श्रेणी में विभक्त किए जा सकते हैं। अनंत श्रेणी में इसके मान को विभक्त किया जा सकता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। वही विविक्त में देखेंगे, इसमें केवल पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। सतत की ओर बढ़े, यह सतत और अविच्छिन्न श्रृंखला का निर्माण करती है। तो वहीं यहां कोई भी भिन्नात्मक मान नहीं होता है, जैसे कि आप देखेंगे 0.5। बात करते हैं कि सतत चर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन, उपलब्धि, अभिप्रेरणा परीक्षणों से प्राप्त प्राप्तांकों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। और परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक संपत्तियों, मानस रचनाकृतियों आदि जैसे कि बुद्धि, समायोजन, अभिप्रेरणा आदि को भी सतत एवं अविच्छिन्न चरों की संज्ञा में रखा जाता है। उसी प्रकार आपके विविक्त चर की बात करें तो यह उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक परिवार में पढ़ रहे बालकों की संख्या, एक पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, एक चौराहे से 1 घंटे में गुजरने वाली कारों की संख्या आदि, यह सभी हमारे विविक्त चर के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि एक परिवार में पढ़ रहे बालकों की संख्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक निश्चित मान है। तो यहाँ पर निश्चित मान से ये तात्पर्य चलता है हमारा कि जो संख्या है, जो भी हमने यहाँ पर आंकड़े लिए हैं, वह एक निश्चित संख्या को या निश्चित जो है आधार को बता रहे हैं। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए बारंबारता अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने की सामान्य सांख्यिकी विधि है। बारंबारता वितरण में प्रत्येक वर्ग सीमाओं से घिरा होता है, यानी कि अधिकतम वर्ग जो होता है वो उच्च वर्ग कहलाएगा, जो न्यूनतम वर्ग होगा वो निम्न वर्ग कहलाएगा। उच्च और न्यून वर्ग के मध्य में जो अंतर है उसे वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार कहा जाता है। सारणी 3.3 को देखेंगे और यहां जानेंगे कि ये जो हमने बातें भी सुनी, जो हमने अभी शब्द सुने, वो क्या है। वर्ग हमें समझ में आ रहा है, ये वर्ग का पूरा क्रम है, यह बारंबारता है। बारंबारता यानी कि किसी भी चर का बार बार वह कितनी बार उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसे हम यहाँ पर बारंबारता कहेंगे। निम्न सीमा अभी हम पहले वर्ग को जानेंगे, जिसमें कि अभी हमने जाना कि जो बारंबारता वितरण है वह एक वर्ग सीमा के अंतर्गत घिरा रहता है। तो वर्ग सीमा जैसे कि हमने लिखा 0 से 10, ये एक वर्ग सीमा है। इसमें जो 0 है, जो 0 है, वह निम्न वर्ग है और जो 10 है वो उच्च वर्ग है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यह आपका एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का आपको वर्गांतर दिख रहा होगा। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? जो हमारा वर्ग है 0
और 10, इन दोनों के बीच में कितना अंतराल है? दूसरा का बात करें, 10 से 20, 20 से 30, तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक के बीच में जो अंतराल आ रहा है, वर्ग अंतराल, वह कितना है? वह 10 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्न सीमा, उच्च सीमा, और आपका जो वर्ग अंतराल है वो सबके बीच में कितना है? 10। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमारा कितना हो गया? 10। अब जानते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, यह कैसे ज्ञात होगा? हमारे पास एक निम्न वर्ग है और एक उच्च वर्ग है, तो मध्य बिंदु को ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है, हमारे पास उच्च वर्ग प्लस निम्न वर्ग बटा 2, ऐसे हम मध्य बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम पहले का प्रयास करते हैं, 0 + 10 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 = 5, तो यहाँ हमारा मध्य बिंदु क्या निकल गया? 5। तो आपको यहाँ 5 यानी जो वर्ग चिन्ह है, जो मध्य बिंदु है, वो कितना आ गया? 5। इसी प्रकार हम अगर दूसरे का देखेंगे, 10 और 20, तो हमारा, तो आप इसे कर सकते हैं 20 धन 10 बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 बराबर 15। तो यहाँ हमारा जो मध्य बिंदु है वह 15 आ गया है। इसी तरह से आप अपने इन सभी वर्गों को देखते हुए उनका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। 20 और 30 का बीच का 25, फिर 35, 45, 55। इसी प्रकार हमारे इन वर्गों के बीच का जो मध्य बिंदु है वह हम ज्ञात कर सकते हैं। बारंबारता वितरण को और अच्छे से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बारंबारता वितरण को तैयार कैसे करें। इस वितरण को तैयार करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। वह बिंदु क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल समान अंतराल हो या असमान अंतराल हो। जो वर्ग अंतराल हमने पीछे बात करी थी, जो इसके बीच 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि जो 10 का अंतराल है, ये 10 का अंतराल इन सब के बीच में एक समान हो या कम ज्यादा हो, असमान हो। क्या होना चाहिए? दो परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति क्या है? जब हमारे पास तथा हमारे चरों के आंकड़े ऐसे हो जहां परास काफी अधिक होता है। परास का अर्थ क्या होता है? परास को ज्ञात करने का एक सूत्र है, परास यानी कि परास को ज्ञात करने का एक सूत्र है जिसमें है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि आप बड़ी संख्या कहें, ये तो सबसे बड़ा मान है, वो उसको हम माइनस करेंगे न्यूनतम मान के साथ। तो जो ये अंतर आएगा उसे हम कहते हैं परास। तो जिन आंकड़ों में हमारे पास परास जिसका अधिक होगा, जैसे कि दैनिक आय लगभग 0 से लेकर कई सौ करोड़ तक की हो सकती है, ऐसी स्थिति में हम समान वर्ग अंतराल नहीं लेंगे क्योंकि यह उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि यदि हमने वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के ले लेंगे तो हमारे जो संख्याएं हैं वो बहुत अधिक होंगी, तो हम अधिक से अधिक संख्याओं के बीच जो हमारा हम सभी को वहां पर जो शामिल नहीं कर पाएंगे। और यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय बहुत कम या बहुत अधिक जो है स्तरों पर जानकारी जो है उसके छुप जाएगी और काफी सारा जो हमारी जो त्रुटियां हमको वहां पर मिलेंगी और कुछ जानकारियां हैं वो छिप सकती हैं। दूसरी बात, यदि मानों की एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित हो, समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। तथा अन्य सभी स्थितियों में आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग होता है। दूसरा है बारंबारता वितरण को बनाते समय क्या ध्यान रखना है?
वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हम कितने वर्ग अंतराल यानी जो वर्ग है वो ले सकते हैं। वर्गों की जो समानता जब बात करें तो 6 से 15 तक के बीच की जो हमारे वर्ग अंतराल यानी जो वर्ग होने चाहिए। वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या जो उसके जो परास है वो वर्ग अंतराल के भाग देने से प्राप्त की जा सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्ग हैं, जो वर्ग अंतराल जो हमने लिए हैं वो बहुत ज्यादा ना हो और ना ही बहुत कम हो। तीसरा बिंदु जिसका हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए। इससे पूर्व में जो हमने सारणी देखी उससे प्रकट होता है कि एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर में दिए गए परास से हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं जब तक एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं। इसी तरह हम पाते हैं कि दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे पर निर्णय नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्गों की संख्या 10 है तथा परास में जो हमारा मान है वो 100 है क्योंकि 100 बच्चों के हमारे पास आंकड़े थे। तब वर्ग अंतराल स्वतः ही समानता 2 के द्वारा यानी 10 है। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि वर्तमान संदर्भ में हमने इस वर्ग अंतराल जो हमने वर्ग अंतराल चुना है जिसका परिणाम समान है यानी कि सब हमारे 10-10 के ही हमारे एक समान चल रहे थे। तथापि हम ऐसा वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिसका परिणाम समान ना हो। तब ऐसे मामले में वर्गों की चौड़ाई असमान होगी। आगे बढ़ते हैं। हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी होगी। हम कितनी वर्ग सीमाएं रखें तो उसके जानेंगे कि वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए तथा ये मुक्तोत्तर वर्ग जैसी होनी चाहिए। 70 से अधिक या 10 से कम इस तरह से नहीं, ऐसी वांछनीय नहीं होंगी। इसमें निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं को निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति जो उसमें जो आंकड़े आए होंगे प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति की प्रवृत्ति वर्ग अंतराल के मध्य में संकेंद्रण की जा सके। वर्ग अंतराल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक समावेशी वर्ग अंतराल और एक अपवर्जी वर्ग अंतराल। समावेशी कौन सा होगा? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक निम्न वर्ग या निम्न जो हमारा वर्ग है और उच्च वर्ग, इन दोनों को इसमें जो है सम्मिलित, इसके अंतर्गत जो हमारी संख्याएं आएंगी, जो मान आएंगे वो पूरे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। 31 से लेकर 40 यानी कि अगर 31 भी होगा तो भी वो यहाँ शामिल होगा, 40 होगा तो भी वो यहाँ शामिल होगा और 31 से लेकर 40 तक के बीच की जितने भी मान होंगे वो यहाँ पर शामिल होंगे। जानते हैं दूसरे वर्ग अंतराल के बारे में जो है अपवर्जी वर्ग अंतराल। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता। असतत चरों की स्थिति में अपवर्जी तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत चरों की स्थिति में समावेशी वर्ग अंतरालों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। जैसे कि अभी आपने समावेशी वर्ग अंतराल को जाना कि वो किस तरह से लिखाता है, इसी प्रकार से अपवर्जी की बात करें तो वह आपकी किस तरह से लिखी जाती है। जैसे जो समानता मुख्य तरह से बात करें, अधिकतर हम लोग इसी प्रकार की जो है अपवर्जी वर्ग अंतराल का प्रयोग करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जैसे कि बात हो रही थी कि इसमें निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे 10, तो इस 10 जो है इस वर्ग अंतराल का उसकी उच्च सीमा है। तो यह जो संख्या है, यदि किसी कहीं आंकड़ों में यदि आपको 10 नजर आएगा या 10 मिलता है, 10 संख्या मिलती है, तो वह यहाँ पर काउंट ना होकर उसे इस वाली श्रेणी में ऐड ऑन किया जाएगा। इसी प्रकार यदि 20 मिलता है तो वह 20 यहाँ ऐड ना होके अपनी अगली श्रेणी में उसको ऐड ऑन किया जाता है। इसको अधिक और अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बारंबारता वितरण मिलान चिन्ह की सहायता से सारणी कैसे बनाएं। तो यह हम देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक सारणी है 3.1 जिसमें एक परीक्षा है, गणित की परीक्षा, जिसमें कि 100 छात्रों ने प्रतिभाग किया, उनके अंक हमारे पास है और इसके आधार पर हम एक मिलान चिन्ह वाली जो है सारणी को तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि 100 छात्र है तो 100 छात्रों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो न्यूनतम मान है या जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी है। तो देखेंगे न्यूनतम वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 0। इस प्रकार देखेंगे कि हमारी जो यहाँ पर अधिकतम मान कितना है, इस पूरे टेबल को देखते हुए सबसे अधिक अंक यहाँ पर कितने मिले बच्चे को, 100। तो जो हमारा परास है, यहाँ पर बात करें परास की, जो हम लोग फॉर्मूला जान रहे थे, परास कैसे निकलता है, अधिकतम मान यानी अधिकतम जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है, तो हमारा जो मान निकला है वो यहाँ पर है 100। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर अपना वर्ग अंतराल तैयार किया है, जो वर्ग है वो तैयार किया है। जैसे हमने देखा पूर्व में कि हमारे पास दो तरह की वर्ग अंतराल की प्रकार थे, एक था समावेशी, एक था अपवर्जी। तो हमने यहाँ पर अपवर्जी को लिया हुआ है, जो देखेंगे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 सो ऑन। इस प्रकार से हमने जो है इस वर्ग अंतराल को यहाँ पर लिया हुआ है। यह प्रेक्षण है, यानी कि हमारे जो चर है उसमें क्या कौन कौन सी वैल्यू रखी गई है। एक मिलान चिन्ह है, इस मिलान चिन्ह से हम उन सभी आंकड़ों को यहाँ पर टैली के फॉर्म से जो है तैयार करते हुए, ताकि हमारा कोई भी जो अंक वो छूटे ना। बारंबारता यानी कि उसका रिपीटेशन कितनी बार है, मतलब उस वर्ग अंतराल में कितनी संख्याएं हमें मिल रही हैं, और फिर हम अपने निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु। तो शुरुआत करते हैं 0 से 10 वर्ग में। तो यहाँ जानेंगे कि सबसे पहले कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों को अंक मिले हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पाते हैं कि 0 से 10 के बीच में हमारे पास एक ही जो अंक हमें नजर आ रहा है, तो हमने वो 1 0 यहाँ लिख लिया। मिलान में हमने उसके लिए 1 यहाँ पर चढ़ा दिया और हमारा जो बारंबारता कितनी निकली, 1। और वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य जो उसका मध्य बिंदु है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अधिकतम वर्ग प्लस न्यूनतम वर्ग डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा निकलता है 5। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वर्ग की ओर, जो है हमारा 10 से 20 की। अब जानते हैं कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों को अंक मिले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारणी में जो हमारे पास टेबल था, उस टेबल के आधार पर हम यहाँ पर हमारे पास हमने मार्क्स लिखे हुए हैं कि 10, 14। एक बार हम यहाँ पर इसको अपनी सारणी में भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। देखेंगे 10, 14, 12, 14, 12, 14, 14। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक अंक और है हमारे पास, ये यहाँ छूटा है, 7, 8। यानी कि बारंबारता में हमारे पास कितना लिखेंगे इसको हम, 8। और यहाँ पर जो हमारा वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु कितना होगा, इसे निकालेंगे 20 प्लस 10 भाग करेंगे 2 से, तो निकला हमारा 15। इसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस पूरे वर्ग में आप देखेंगे जो हमने वर्ग यहाँ पर बनाए हैं उसमें सबसे अधिक जो हमें बारंबारता नजर आ रही है वह हमें नजर आ रही है किसमें, 50 से 60 में, और उससे कम 21 में नजर आ रही है 40 से 50। यानी कि जो अधिकतर जो परास जो नजर आ रहा है, यानी कि जो बच्चों का हमें अधिकतर जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है वह हमें 50 से 60 और 40 से 50 के बीच में नजर आ रहा है। 60 से 70 के बीच में हमारे पास बच्चों की संख्या 19 है। इस प्रकार से हम एक सारणी के माध्यम से और एक टैली चार्ट के माध्यम से अपने बारंबारता वितरण जो है सारणी को हम तैयार कर सकते हैं। बारंबारता सारणी यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी, अभी हम जान रहे थे कि अब तक हमने देखा कि 100 जो बच्चे थे उनके जो प्रतिशत अंकों को हमने लिया और जो सतत चर के लेके आंकड़ों को वर्गीकृत करने की जो हमने चर्चा करी, और उसके माध्यम से हमने बारंबारता जो है सारणी को तैयार किया और टैली चार्ट के माध्यम से हमने उसकी बारंबारता सारणी जो है वो तैयार कर ली। अब हमारे पास एक दूसरा, इस सारणी में हम देखेंगे कि परिवार के आकार की बारंबारता को रखा गया है। इस उदाहरण में आप क्या देख रहे होंगे कि एक चर हमारे पास रखा गया है परिवार का आकार और एक है परिवार की संख्या। आप देख रहे होंगे कि परिवार के आकार के आगे एक स्पष्ट और निश्चित जो है पूर्णांक लिखा गया है,
यानी कि यह हमारा किस तरह का अविविक्त चर है, जो कि हमने पूर्व में जाना था कि सतत अविविक्त चर जो हमारे किस तरह के थे, सतत था जो कॉन्टिन्यूस था, अविविक्त जो कि एक निश्चित था, और उसमें जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक संख्या के आगे एक निश्चित वैल्यू जो वहां पर लिखी गई है, तो इसे हम विविक्त चर कहते हैं। इसी प्रकार कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास दो चर आते हैं और दोनों चरों को हमें एक साथ सारणी में दिखाना होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विचर बारंबारता वितरण। यानी कि बहुत सारे चर हो सकते हैं, अब दो चरों को एक साथ हम सारणी में किस प्रकार दिखाएंगे, जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रतिदर्श लेते हैं तो हम उस प्रतिदर्श पर हर अवयव से एक या उससे अधिक प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने एक शहर की कंपनी की सूची से 20 कंपनियों का एक प्रतिदर्श हमने चयन किया और हम प्रत्येक कंपनी से पी की बिक्री और विज्ञापन पर किए गए व्यय की जानकारी जो हम ले रहे हैं। कोई पी सामान होगा उसकी बिक्री के लिए और उसके उस पर किए गए विज्ञापनों पर जो खर्चा है उसके बारे में हम आंकड़े जो संग्रहित कर रहे हैं। इस स्थिति में हमारे पास प्रतिदर्श के द्विचर आंकड़े होते हैं। द्विचर कैसे, एक हो गया हमारे पास उसकी बिक्री का और एक हो गया उसके विज्ञापनों का, तो द्विचर दो चर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब हम इन द्विचरों आंकड़ों को किस तरह से द्विचर बारंबारता जो वितरण है उसमें हम किस तरह दिखाएंगे। तो इसमें यहाँ आंकड़ों को आप देख रहे होंगे, इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमने कंपनी के जो बिक्री के मान है उन्हें लिया है और एक तरफ हमने उसके विज्ञापनों पर जो उसने अपना व्यय किया है उसे लिया है, और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आंकड़ों को यहाँ पर सारणी में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से जब द्विचर, एक चर यहाँ से और एक चर आपका इधर से हम लोग सारणी में प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं द्विचर बारंबारता वितरण। आगे बढ़ते हैं और मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, परास का अर्थ क्या है। परास से आप क्या समझते हैं, तो परास अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम एवं अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है। तीसरा ऑप्शन है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का औसत है। चौथा ऑप्शन है आपके पास अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अनुपात है। तो जैसा हमने ये जाना था कि परास क्या है, यह अधिकतम तथा न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वह सही है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। समावेशी विधि में निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा दोनों को ही शामिल किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है? समावेशी विधि में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग की जो वैल्यूज है उन्हें उसमें शामिल किया जाता है। तो जी हाँ, यह कथन सत्य है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो चरों वाले बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक विचर वितरण, द्विचर वितरण, बहुचर वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका द्विचर वितरण। तो आज के इस सत्र में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी, आइए उन बिंदुओं पर एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, इन्हें हमने आज समझा। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण, चर, सतत तथा विविक्त, बारंबारता वितरण तथा बारंबारता सारणी। गृह कार्य के लिए आपके समक्ष दो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में आप करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने गांव, शहर, विद्यालय कहीं से भी आप किन्हीं 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करेंगे और निम्न दो बिंदुओं के आधार पर आंकड़ों को संग्रहित करने का प्रयास करेंगे। पहला है, उनके परिवार में मोबाइल की संख्या। दूसरा है, उनके परिवार की औसत आय कितनी है। यह आपने आंकड़े एकत्रित करने हैं और उन आंकड़ों को आपने सारणी में डालना है और सारणी में बनाकर आपने उनकी बारंबारता को भी चेक करना है कि कितनी उनकी बारंबारता सारणी कैसे तैयार होगी। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है,
अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं के अर्थशास्त्र विषय और इतिहास विषय में उनके मासिक परीक्षा में जो भी अंक उनको प्राप्त हुए हैं, उन अंकों को लेकर आप एक बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। और कौन सी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे और किस प्रकार के जो चर प्रेक्षण कैसे होगा, उसको आप करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सत्र में हमने आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करी, आशा करती हूं कि वह सभी बिंदु आपके लिए लाभप्रद रहे होंगे। आगे के पाठ तथा आगे के चर्चाओं के लिए आपसे फिर से पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।